अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखें तो कई तब्दीलियां आ रही हैं। अब इस वक्त भी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो इराक़ के दौरे पर वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। इसी के साथ साथ जो ISF के हवाले से कुछ बयानात आए थे, हाल ही में मार्को रूबियो का बयान भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। उस हवाले से भी हुकूमत ने ताहाल हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन उनके बयानात ज़रूर मौजूद हैं कि अगर फ़ोर्स का हिस्सा पाकिस्तान बने तो ये पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात होगी। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या फ़ैसला सामने आता है। लेकिन मार्को रूबियो के सवाल के बाद भी जो रद्द-ए-अमल था वो भी सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन अलायंस, अपोजिशन जमातें और हुकूमत को देखें तो अभी तक एक कन्फ्यूजन है। हमने देखा कि हाल ही में जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें अचकज़ई साहब की जानिब से एक इशारा दिया गया कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ उन्होंने इशारा दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि PTI ने एक मरतबा फिर जो है वो तहरीक चलाने का इशारा दे दिया और ये कहा गया है कि 8 फरवरी से मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर अचकज़ई साहब को ये इख्तियारात दिए गए हैं, ये मैंडेट दिया गया है कि जो भी वो फ़ैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से या फिर तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके तहरीक चलाने के हवाले से, तो जब अलायंस का फ़ैसला सामने आया या उस कौमी कॉन्फ्रेंस में एक फ़ैसला सामने आया है, तो दूसरी तरफ जो PTI का फ़ैसला है कि मुज़ाकरात नहीं तहरीक चलाई जाएगी, उसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज होंगे, अचकज़ई साहब को किस हद तक मैंडेट हासिल है, ये तमाम इशूज़ हैं। फिर जो खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी है वो मामला भी आपके सामने है। PTI के मुताबिक कल इमरान खान की बहनों ने एक मरतबा फिर अडियाला जेल की तरफ जाना है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। उस हवाले से भी हुकूमत का एक मौक़िफ़ है कि क्योंकि सियासी गुफ्तगू होती है तो इसलिए मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। अब मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं अदलिया के हवाले से। पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि रूल्स में तरमीम का भी एक जो बिल था वो सामने आया, कुछ अमेंडमेंट जो हैं वो भी सामने आ रही थी। अब देखना ये होगा कि उन पर भी क्या पेशरफ सामने आती है। लेकिन जो ओवरऑल इशूज़ हैं बैनुल अक़वामी सतह पर और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब वक्त निकालने का। सर, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं बैनुल अक़वामी सतह पर अगर देखें तो वो ISF और जो दूसरे जो मामलात हैं वो भी हैं। उस हवाले से भी चंद सवालात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले जो PTI के अपने इशूज़ हैं, हाल ही में हमने देखा कि कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने एड्रेस किया। फिर खान साहब का एक ट्वीट जो है वो सामने आ गया कि तहरीक जो है वो चलानी चाहिए। तो आप समझते हैं कि कोई कम्युनिकेशन गैप है जो अपोजिशन अलायंस है उसके और PTI ऑब्वियसली जो टॉप लीडरशिप है उसके दरमियान, या आप समझते हैं कि ये कुछ गलत फहमियाँ हैं जो दूर हो जाएंगी? जी देखें, इस वक्त कुछ ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी क्लियर है और वो ये है कि अचकज़ई साहब अपनी पार्टी को का मौक़िफ़ रखते हैं। अलायंस के भी लीडर हैं साथ वो, PTI भी उस अलायंस में शामिल है और PTI का अपना मौक़िफ़ हो सकता है। लेकिन जो लीड लेनी है, जो जो स्ट्रेटजी बनानी है, वो जो अचकज़ई साहब हैं उनकी क़यादत के नीचे ही बननी है। तो उन्होंने जो फरमाया वो एक अलायंस का मौक़िफ़ है और अगर खान साहब का कोई और मौक़िफ़ हुआ या कोई और उन्होंने जब उनसे मुलाकात होगी तो उनका अगर कोई और इसमें रद्द-ए-अमल है तो फिर PTI को ऑब्वियसली फ़ॉलो करना पड़ेगा या करेगी जो खान साहब का मौक़िफ़ है। तो ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप तो ज़रूर नज़र आती है जिस तरह आपने नोट किया। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही लगाई गई है जो अलायंस की तरफ से भी कि हमारी मुलाकात होने दें, ताकि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन भी अगर कोई है या कोई गैप है, कोई खला है, तो उसको भी पूरा किया जाए ताकि एक ही मौक़िफ़ इख्तियार हो हर तरफ। लेकिन अली ज़फ़र साहब, हाल ही में सर एक जो मैंडेट था वो तो अचकज़ई साहब को दिया गया था ना, इवन खान साहब की तरफ से भी, कि अगर वो इवन मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं तो वही मुज़ाकरात कर सकेंगे। तो अभी आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का इशारा जो अचकज़ई साहब ने दिया है, आप समझते हैं कि वो उस अलायंस का मौक़िफ़ है, वो PTI का मौक़िफ़ नहीं है? जी देखें, उनको बिल्कुल जो हमें इत्तला मिली थी यही उनको मैंडेट तो दिया गया है, तो फ़िलहाल तो यही पोजीशन है। हाँ। जब तक, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई तब्दीली आएगी तो खान साहब की तरफ से ही आएगी, क्योंकि पहली भी इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से आई।
लेकिन बहरहाल एक पीटीआई की नई पॉलिटिकल कमेटी बनी है। मैंडेट बेशक आपकी अलायंस के पास हो, लेकिन कोई स्ट्रेटजी तो देनी पड़ेगी पॉलिटिकल कमेटी को, और उसका इंतज़ार कर रही है कौम। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं, जिस तरह आपने सवाल पूछा कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो उसमें भी एक पॉलिटिकल कमेटी का रोल है बड़ा अहम, और उनको भी अपना एक मौक़िफ़ पेश करना है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल यही पोजीशन है कि मैंडेट दिया हुआ है अलायंस को कि अगर कोई मुज़ाकरात करने हैं तो वही उस तरफ कर सकते हैं, और उसी लिए जो इशारा दिया अपनी स्पीच में वो कंडीशनल इशारा है। उसमें कंडीशंस लगाई थी अचकज़ई साहब ने, लेकिन बहरहाल अलायंस का वही पोजीशन है। और मैं अपनी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो एक मैं तो हमेशा यही कहा है कि मुज़ाकरात एक का दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं करना चाहिए, और उसको जी। देखना चाहिए, हर एंगल से देखना चाहिए, यही सियासत है। इसलिए अगर वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं या कोई उसमें मज़ीद कार्रवाई हो सकती है, तो आई एम श्योर कि उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो 8 फरवरी से तहरीक चलाने का कहा जा रहा है, जो बात हो रही है, सोहेल आफरीदी साहब ने भी बात की है, ये हतमी फ़ैसला है या इसकी भी अभी तस्दीक होना बाकी है? जी देखिए, फ़िलहाल तो इसको मैं कहूँगा कि यही फ़ैसला है। हतमी या फ़ाइनल ओके। क्या है पोज़ीशन, वो हो सकता है आगे जाके तब्दील हो या ना हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही फ़ैसला है। अच्छा, और सर, दूसरा जो खान साहब के बेटों का एक इंटरव्यू हमने देखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आने के हवाले से भी बात की है, वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से भी बात की है। क्या इस हवाले से कोई पार्टी के अंदर मुशावरत हुई है? खान साहब के बेटे आ रहे हैं, क्या वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे या मुलाकात के लिए आ रहे हैं? जी देखिए, इतना तो बड़ा क्लियर है कि किसी तहरीक का वो हिस्सा नहीं बनने आ रहे। लेकिन वो ज़रूर पहले भी एक बार बात हुई थी जहां वो विज़िट करना चाह रहे थे, उनका हक है। और मुझे उम्मीद है कि उनका जो मुलाकात है, अगर सियासतदानों और वकला की नहीं हो रही, तो उनकी कम से कम मुलाकात ज़रूर करने की इजाज़त होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल अपॉलिटिकल हैं। वो किसी तरह के सियासत में नहीं इन्वॉल्व। वो एक बिल्कुल अपने बेटे और बाप वाले रिलेशनशिप के तहत मिलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो मुलाकातों के हवाले से एक हुकूमत का मौक़िफ़ आया है कि क्योंकि सियासी गुफ्तगू होती है तो इसीलिए मुलाकातें नहीं होंगी। अब बीच में हमने देखा है कि चंद रोज़ जो हैं वो गुज़र गए हैं, अब कल दोबारा शायद खान साहब की बहनों ने मुलाकात के लिए जाना हो। क्या इस दौरान कोई गुफ्तगू हुई है सर? कोई कहीं से कोई पैगाम, कोई राब्ता कहीं पर हुआ है कि रास्ता निकाला जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए? जी नहीं, अभी बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई कि कोई मुलाकात का कहीं से इंडिकेशन दी गई हो कि मुलाकात होगी। और फिलहाल प्लान यही है कि हमारे जो एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, वो जो जा सकते हैं वो ज़रूर जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे अडयाला के बाहर। लेकिन ठीक है। वहाँ से कोई अभी जेल अथॉरिटीज से या किसी हुकूमत की नुमाइंदे से किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं आई कि वो कोई इजाज़त देंगे मुलाकात की कि नहीं। ठीक है, लेकिन सर, ये जो जिस कमेटी का आपने ज़िक्र किया कि कमेटी भी तश्कील दी गई है, उसका इजलास भी होना है, उसमें हम अगर देखें तो चंद नाम जो हैं उनको माइनस किया गया है। जैसे गंडापुर साहब हैं, उनका नाम शामिल नहीं है। फिर ये भी सवाल उठ रहा था कि हाल ही में जो 27वीं आईनी तरमीम हुई, आपने जो रुकन थे उनको शोकास नोटिस भी जारी किया था। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या अभी भी गंडापुर साहब नाला हैं, और जो शोकास नोटिस जारी किया था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है, कोई रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं? जी, जहाँ तक शो कॉज नोटिस का ताल्लुक है, वो मैंने दिया था शो कॉज नोटिस पार्लियामेंट्री लीडर की हैसियत से। एक हमारे जो सेनेटर जी। जिन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, आर्टिकल 63A की वायलेशन की थी, और वो जी। नाअहल है, लेकिन आइन ये कहता है कि उनको पहले शो कॉज देना पड़ता है और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगनी पड़ती है। वो शो कॉज उनको दे दिया गया था, उनका जवाब नहीं आया, हालांकि ठीक है। उन्होंने रिसीव कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैंने इंशाल्लाह कल मैं सेनेट जा रहा हूँ, कल नेक्स्ट स्टेप यही है कि फिर हम चेयरमैन सेनेट को भी लिखेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लिखेंगे कि उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जाए।
जहाँ तक पॉलिटिकल अच्छा। कमेटी का ताल्लुक है, वो आपको पता है कि पॉलिटिकल कमेटी खान साहब ने तो नहीं बनाई। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल कमेटी है, उसने अपना कोई रद्द-ए-अमल देना है। उसमें कुछ लोग शामिल हैं, कुछ नहीं हैं हम्म। फिलहाल। लेकिन फाइनल उसका फैसला ऑफ कोर्स खान साहब ही करेंगे जब उनसे मुलाकात होगी कि किसने उसमें शामिल होना है, उसका क्या रोल होगा। लेकिन अभी यकीनी तौर पे जो सारे लोग पूछ रहे हैं और वर्कर्स भी पूछ रहे हैं, वो यही है कि वो पॉलिटिकल कमेटी जो भी है, टेम्पररी या नहीं, वो अपना क्या रद्द-ए-अमल देती है, क्योंकि उन पे बहुत बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अली ज़फ़र साहब, ये जो खान साहब की उस पोस्ट के मुताबिक जो तहरीक चलेगी, आप समझते हैं कि इस मरतबा पीटीआई ने ये फ़ैसला किया है कि अब अगर तहरीक चलेगी तो इसके नताइज आने तक ही वापस जाया जाएगा? पहले जो तहरीक चली या जो तनकीद होती रही है, तो माजी में जितनी तनकीदें हुई हैं, जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि फ़ैसले कहीं ना कहीं कोई कोताही हुई है, तो इस मरतबा उन तमाम फ़ैसलों को मद्देनज़र रखा जाएगा? आप समझते हैं कि एग्रेसिव एक मूव होगी पीटीआई की ये? कि देखें, अभी इस मूव का चूंकि आपको पता है कि काफ़ी देर से मुलाकात नहीं की जा रही, कराई जा रही खान साहब से, तो यकीनी तौर पे इसकी क्या इस पे क्या एक्शन होगा, क्या ये किस तरह की होगी, ये सिटी वाइज होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, नेशन वाइड होगी, हाँ। ये इस पे फैसले सारे करने हैं। और अभी तक पॉलिटिकल कमेटी जो बनी गई उससे कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं सामने आई जिसके तहत मैं कोई आपको जवाब दे सकूं डिटेल में। तो ठीक पहली है। तो पॉलिटिकल ठीक कमेटी है। से ये स्ट्रेटजी आनी है और उसके बाद वो खान साहब ने भी अगर कोई स्ट्रेटजी देनी है वो मुलाकात के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सर, मौलाना साहब के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ी है? आप समझते हैं कि अगर तहरीक, इवन मौलाना साहब ने भी इशारा दिया है कि वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आएंगे, कोई मौलाना साहब से बात नहीं बन रही सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाल ही में कुछ मुलाकातें भी हुई थी। जी, हाल में मुलाकातें हुई थी। बहुत से जो कॉमन ग्राउंड्स थी वो तो जो मुश्तरका ग्राउंड्स थी, जो आइन के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है हुकूमत, जो बुलडोज कर रही है कवानीन अमेंडमेंट्स, उनके खिलाफ इस किस्म की बातों पे तो काफ़ी हद तक हमारी बात हुई थी और कंसेंसस भी है। लेकिन कुछ मामले हैं जिस पे अभी तक कंसेंसस नहीं हुई, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हम इकट्ठे हो गए हैं। ओके। लेकिन उम्मीद ये है कि बातचीत को बढ़ाना चाहिए और अगर हम सारे पॉइंट्स पे, सारे एजेंडे पे बात कर सकें और मुतफ़िक़ राय हो जाए, तो उनका शामिल होना अपोजिशन में बहुत अहम होगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस में ही एक मुतालबा किया गया था कि जो आईएसएफ का हिस्सा बनने के हवाले से अपोजिशन जमातें जो हैं उनको भी एतमाद में लिया जाए। अचकज़ई साहब ने ये कहा है। ओवरऑल हाल ही में एक मार्को रूबियो का स्टेटमेंट था, यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। आप क्या देख रहे हैं सर कि पाकिस्तान ने तो ये विलिंगनेस तो उन्होंने शो की है कि वो हिस्सा बनेंगे और ये पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात होगी कि वो जो फोर्स है उसका हिस्सा बने। आप किस तरह देख रहे हैं सर, सूरत हाल किस तरफ जा रही है? जी, देखिए, सबसे अहम इसमें जो रोल है वो तो ऑब्वियसली फ़लस्तीन की अवाम का है। और वो जी। अगर फोर्स का हिस्सा चाहते हैं पाकिस्तान को बनना, तो फिर एक वो प्लस पॉइंट होगा। दूसरी इसमें ये भी देखना है कि बड़ा डिपेंड करेगा, मुझे नहीं लगता कि इजराइल की जो पॉलिसी होगी उसके तहत जी। पाकिस्तानी फोर्स को वो अपोज तो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता ये है और होना भी ये चाहिए कि ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है और इस मामले सही। को पार्लियामेंट में तो आना है। पार्लियामेंट को इन इन कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और फिर ही आगे कोई बातचीत फाइनल हो सकेगी। लेकिन फिलहाल कबल अज़ वक्त है, इसको देखना है कि फॉर्मल रिक्वेस्ट्स आती हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से, जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से, तो फिर उसको मज़ीद आगे देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बेसिकली जब पार्लियामेंट में मामला आएगा तो वहाँ आके डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, आप समझते हैं कि ये मामला पार्लियामेंट में आएगा?
आना पड़ेगा जी। ये ऐसा मामला है जिसको आप एक अपनी आर्म्ड फोर्सेस को आप कमिट नहीं कर सकते किसी तरह जब तक ये पहले भी आपने देखा जब भी ऐसा मामला हुआ तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिया जी, गया। चलें चलें, ठीक है। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ISF के हवाले से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने फ़ैसले हैं, जो एहतजाज के हवाले से एक स्ट्रेटजी सामने आई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीक चलाने जा रही है। ये भी एक सवाल उठ रहा था कि एक तरफ अचकज़ई साहब को मैंडेट तो दिया गया है कि वो मुज़ाकरात भी करेंगे, वो अपनी हिकमत अमली जो है उसका भी ऐलान करेंगे, लेकिन हिकमत अमली जब मुज़ाकरात के हवाले से सामने आई तो फिर दूसरी तरफ तहरीक चलाने की बात सामने आ गई है। तो अब क्या सवाल यही उठ रहा था जो हमने अली ज़फ़र साहब के सामने भी रखा कि अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है या नहीं है, उनकी उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो एक चीज़ आपके सामने है कि हाल ही में खान साहब और बुशरा साहिबा को तोशा खाना 2 केस में जो सज़ाएँ हुई हैं, एक तो उसका इम्पेक्ट ऑब्वियसली वो अदालतों का एक फ़ैसला है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? दूसरा, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन अलायंस ने जो बुलाई थी, उसमें मियाँ साहब की तरफ भी इशारा किया गया है अचकज़ई साहब ने, और ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ साहब भी किरदार अदा करें। बातचीत के हवाले से कहा गया है कि बातचीत होनी चाहिए। क्या देख रहे हैं सर आप, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, वो अपोजिशन की हों या फिर हुकूमत की हिकमत अमली? जी, सबसे पहले तो आपने सज़ाओं का पूछा। अब ये सज़ाएँ देखिए, सबसे ज़्यादा तो पीटीआई कोर्ट्स के बारे में कहती है, कोर्ट्स में हर चीज़ का फ़ैसला होना चाहिए। जी, अब वो कोर्ट्स में फ़ैसला हुआ है उनका, कोई इसमें हुकूमत का या वो तो मामला नहीं है, तो कोर्ट्स ने जजमेंट दी है। ठीक अब है। उनके पास राइट भी है, वो हायर कोर्ट में जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ भी दे सकते हैं। तो जो सज़ाएँ हुई हैं, इसलिए मेरा कमेंट करना तो कानून के मुताबिक होती हैं, और अगर कोई कानून में कोई भी उनके ख्याल में फ़र्क है तो उनका राइट है कि वो जाके अपना अपील दायर करें सही। और वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू को, केस को वहाँ परसू करें। हुँ, दूसरा, जहाँ तक आपने कहा, देखिए हम तो पहले दिन से यही कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि सियासी जमातों का काम होता है कि आपस में गुफ्तगू-शुनीद बात करना और नेगोशिएट करना और टेबल सही। पे बैठ के मामलात को सुलझाना। हुँ, हम 10 साल से तो इनको चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम इनको बार-बार कह रहे हैं कि आए, देखिए जो 9 मई के केसेज़ हैं वो एक डिफरेंट है, वो तो इदारों के ऊपर इन्होंने हमला किया है, सही। और जिसने भी हमला किया है वो ज़िम्मेदार है, और वो उन्होंने हमारे शहीदों की यादगारों पे हमला किया है, हुँ, और उन्होंने जाके GHQ पे हमले किए हैं। तो वो तो दुनिया में किसी जगह भी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, जो कि जिन लोगों ने यहाँ ये हमले किए और 9 मई का वाक़यात हुए। तो वो तो देखिए कि कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, वो जो उन मेरिट फैसले होंगे, हो भी रहे हैं और होंगे भी, वो उसमें तो कोई मैं बात करना नहीं चाहता। ठीक। जहाँ तक बाकी सियासी मामलात है, मैं तो समझता हूँ कि हर वक़्त नेगोशिएशन का दरवाज़े खुले रहने चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से तो देखिए ना, आज तक कहा ही नहीं गया। वो तो कहते थे जी, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं की, ये चोर डाकू हैं और हमने बात करनी है तो ताकतवर हलकों से करनी है। अब मुझे बताइए कि किसी जगह ये भी होता है, हम इंडिया के साथ, इंडिया हमारा असली दुश्मन है, हुँ, और उसके बाद भी हम उनसे कह रहे हैं कि आइए कश्मीर के मामले में या दूसरे कोई भी आपस के हमारे डिस्प्यूट हैं तो बैठ के रिजॉल्व करें, हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं, यानी इंडिया के साथ हम। हुँ, और ये हमारे अपनी पार्टी, हमारे मुल्क की पार्टी है, ये लोगों से वोट लेते हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या जब भी कोई टेबल पे बैठा जाता है ना, मैंने अपनी लाइफ में 60 साल तो हो गए मुझे बिजनेस लाइफ में, और ठीक है। 32 साल हो गए मुझे इलेक्शन में कंटेस्ट करते और असेंबलियों में आते हुए। तो आप मुझे बताइए, मैंने कभी ये नहीं देखा, कभी भी कोई नेगोशिएशन टेबल पे आता है ना, तो कोई ना कोई चीज़ वो प्लस लेके उठता है। अगर अचकज़ई जी, साहब कह रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे दिन ही तो ये बात, आज तो सारी अखबार भरी पड़ी है कि इनके बानी जो है उन्होंने तो इनकार कर दिया है। उन्होंने तो कहा नहीं, हम हमारी तरफ से चाहे। अब ये हाल है, एक तरफ एक दिन इनकी अपनी जो जिसको नुमाइंदा बनाते हैं
वो कुछ कहते हैं और उसके साथ साथ ही बयान आ जाते हैं। कितनी इज्जत कर रहे हैं उन लोगों की जिनको खुद इन्होंने नॉमिनेट किया है कि ये हमारा नुमाइंदगी करेंगे। ये सूरत इनका शुरू में यही अतवार है, तो कौन इनके साथ बैठेगा, कौन इनके साथ मिलेगा? कोई एक दिन भी तो बात कोई ढंग की नहीं होती ना, कि किसी जगह कोई ऐसी बात हो जिसमें कोई बैठ के मसले का हल निकाला जाए। शेख साहब, अभी आपने बयान भी देखा होगा कि पीटीआई ने 8 फरवरी से जो तहरीक चलाने की एक बात की है। आप समझते हैं कि इस मरतबा जो तहरीक होगी वो हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है? कोर्ट में फैसले इनके खिलाफ हो रहे थे और जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसको कंडेम नहीं कर रहे। उनका ये तहरीक देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा तल्लक फैसलाबाद डिवीजन से, मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ चनियोट से। फैसलाबाद डिवीजन के 4 ज़िले हैं, चनियोट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और चंद। इन 4 ज़िलों में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ तो उसमें 18 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं और 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीती है। अब इसका मतलब इनके पास भरपूर उस वक्त मैंडेट था ना, लोग इनके साथ थे। लेकिन निकाल के दिखाएं मुझे यहाँ से रैली जो है फैसलाबाद में, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं मैं अपने इलाके में होता हूँ। लोग फौज को सराह रहे हैं जो कुछ जंग की है, इंडिया की जो मैली निगाह है हमारे ऊपर, नजरें उसने जमाई हुई हैं, उसके लिए हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं और ये उन्हीं के खिलाफ सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इस तरह क्या हम चाहते क्या है? पहले तो हम ये समझ लेना कि हम क्या चाहते हैं। अपने मुल्क की आज़ादी इस तरह बरकरार रहेगी क्या? मैंने और इनके पीटीआई के लोगों ने वहाँ जाके इंडिया की फौज के सामने करना है, उनको डिफेंड करना है? तो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, बजाय कि उनको सराहा जाए और उनकी कुर्बानियों को जो है उनकी तहसीन की जाए जिस तरह वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम उल्टा उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं और उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे मुल्क का कोई फायदा हो जाएगा? आइए बैठिए, कोई पॉलिटिकल बातें, मैं आज भी इनसे कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मैं हमेशा 16 का हामी हूँ और मैं समझता हूँ, लेकिन ब्लंडर ही इन्होंने इतने कर दिए और पैक कर रहे हैं। एक दिन अचकजई साहब एक बात करते हैं, दूसरे दिन वो तहरीक की बात शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हमें चाह रहे हैं? किस तरह करके देख लें। तहरीक इनका राइट है, जमहूरी हर पार्टी का राइट है तहरीक निकालना, लेकिन क्यों लोग इनके लिए तहरीक निकालेंगे? कि बच्चों को पकड़वा दें? ये इनके अपने बच्चे तो यहाँ हैं नहीं, और लोगों के बच्चों को क्यों, किस चीज़ पे तहरीक पे लोग आएंगे? क्या कि वो अंदर हो जाएं, कैद हो जाएं, सबूतें वो बर्दाश्त करें? तो पहले ये बताएं तो सही ना कि इनका प्लान क्या है और कितनी इससे पहले जो तहरीकें चली है उसका क्या रिजल्ट हुआ है। सही। बाकी तो इनका राइट है भाई, अगर ये फिर भी बेंट अपॉन है और अपने लिए ये मुश्किलात पैदा करने के ये यूज टू हैं, क्योंकि इनका जो मीडिया है जो वहाँ बाहर ममालिक में बैठा है, जो लोग यूट्यूबर हैं वो अपने पैसे बना रहे हैं और इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका पॉलिटिक्स है क्या। हम भी पॉलिटिशियन हैं, आइए बैठिए, पॉलिटिशियन का तो काम होता है कि मामलात को रिजॉल्व किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, लेकिन ये भी बताइएगा कि ये हाल ही में मार्को रूबियो का बयान भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। आईएसएफ के हवाले से जो बात हो रही है कि पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है या नहीं, ये मामला काबीना में ज़ेर बहस आया है, क्या फ़ैसला हुआ है सर? नहीं जी, अभी तक काबीना का पिछले 2 हफ्ते में इजलास नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इस तरह काबीना में ये मामला अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। हो सकता है नेक्स्ट के लिए काबीना में कोई डिस्कस हो, ना ही हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी कोई डिस्कशन हुई है, आपस में मशवरा हुआ है। तो इसलिए मैं अभी इसमें तो कोई ऐसी डिस्कशन हमारी नहीं है। जो भी राय अमल बनेगा उसमें बिल्कुल मशवरा होगा और एक दूसरे के साथ ये अंदाजा होगा कि हमें क्या सही राय अमल हमारा होना चाहिए। शेख साहब, ये जो एक मामला अपोजिशन अलायंस का आ रहा है कि उनको भी एतमाद में लिया जाए, तो आप समझते हैं कि अपोजिशन जो जमातें हैं वो भी ऑन बोर्ड होंगी? बिल्कुल होनी चाहिए जी। अपोजिशन असेंबली में आते ही इसलिए है, असेंबली में बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट में बातें होनी चाहिए, सेनेट में बात होनी चाहिए और डिस्कस होना चाहिए। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसे खुल के, ये बड़ा एक अहम नौयत का मुल्की मामला है और इसमें अपोजिशन बड़ी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, उनका रोल। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर वो निकले ना, वो तो सिर्फ एहतजाज से और चोर डाकू से निकल ही नहीं पा रहे। उनको क्या
मशवरा उनसे किया जाए। कोई उनकी तरफ से कोई अहम डिस्कशन के लिए कोई आता ही नहीं है कोई पॉइंट कि वो भी कोई इनिशिएट कर दें किसी से। अपोजिशन का तो ये काम है कि मुल्क के मामलात को संजीदगी से लें। सर, आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया और अपोजिशन का, तो अपोजिशन जमातें सर एक मुतालबा तो ये भी कर रही हैं ना कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर नहीं है, तो आप नहीं समझते कि सर इनको नोटिफाई कर देना चाहिए, ताखीर नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि जल्द कर देंगे स्पीकर साहब। ये बात आपकी सही है कि अपोजिशन लीडर का नॉमिनेशन होनी चाहिए। हाँ। और अगले, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जो इजलास होगा उसमें उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन मेरी क्योंकि किसी बात हुई नहीं स्पीकर साहब से, मेरी तवक्को है कि स्पीकर साहब जो देखिए ना बड़े जमहूरी और नाम को मद्देनजर रखने वाले हैं। हाँ। और उन्होंने इनको कई बार ऑफर की। जब पिछले दिनों बैरिस्टर गौर साहब ने ये बात की ना कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, तो उन्होंने, स्पीकर साहब ने कहा कि हमने तो पूरी तौर पे फैसिलिटेट करने का हुकूमत को और अपोजिशन को कोशिश की है। तो मैं बड़ा मदाह हूँ अपने स्पीकर साहब का, जिस अंदाज से वो रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये तो कोई इतना मामला नहीं है, वो जल्द इसका फैसला कर देंगे। उस अपोजिशन लीडर का फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा, आखिर में एक सवाल बताइएगा सर कि जो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सर्वेज हों, वो तमाम मामला तो अपनी जगह, लेकिन एक जो बार बार आपसे सवाल होता है वो ये कि पाकिस्तान से जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान छोड़ के दीगर ममालिक में जा रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी मज़ीद कंपनियां पाकिस्तान से गई हैं, और इसकी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? देखिए, ये बात ओपन है, हमारे यहाँ तो सारा मीडिया ओपन है और पेपर्स में भी आ रहे हैं। बाहर जो कंपनियां कुछ जा रही हैं उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये भी है कि वो यहाँ के लोगों के थ्रू अपनी कंपनियों को चला रहे हैं। ठीक है। और ऑफिशियली वो किसी की जिम्मेदारी, यहाँ लोकल कंपनीज को अपनी कंपनियां बेच के ये कर रहे हैं। लेकिन कंपनियां जा रही हैं उसकी वजूहात यही है कि उनको प्रॉपर जो फैसिलिटेशन है वो हमें फर्दर करना चाहिए। यहाँ पे बिजली के रेट्स ऊंचे हैं, हमारे यहाँ टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। तो ये देखिए ना, जब तक, और मैं आपको ये बताऊं कि लोकल जो हमारा बिजनेसमैन है, सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा, तो तब ये जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंपनी है उनका कॉन्फिडेंस आएगा, हमसे जॉइंट वेंचर वो करें। हमारे यहाँ FBR के प्रॉब्लम आज से नहीं, पिछले 30-40 साल से मैं FBR में बड़ा करीब हूँ। आज से 1980 में मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कस्टम कमेटी का मैं चेयरमैन रहा, और आज से ये तकरीबन कोई 45 साल पहले की बात है। तो उस वक्त से देख रहा हूँ कि FBR के मसाइल, लोग तंग आए हुए हैं। लोगों को अपने टाइम, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि वो हर चीज़ की डिटेल रखें। और वो ये कोई हमारे पास, हमारी उन कंपनियों के पास तो इतनी कैपिटल रेजिंग है नहीं। तो FBR वाले जो जिस किस्म की पाबंदियां करते हैं, जो को उन पर मुश्किलात हैं, वो हम कोशिश तो की हमने, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी भी FBR में वो मामलात हो सके हैं या हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स में फैसिलिटेशन हो सकी। हमने कोशिश की, हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया अभी BOI ने, वो इस्लामाबाद में, जिसमें हर मिनिस्ट्री का ऑफिसर बैठता है और किसी का कोई मसला है तो वो उसके पास जाके शिकायत करके, ताकि उसको सॉर्ट आउट वहीं एक ही जगह पे हो जाए। इसी तरह हमने आसान कारोबार एक्ट बनाया है, जिससे जो BOI में हम एक यूनिट बनाएंगे और उसमें ये कामयाब, ये हमने अप्रूव कराया है पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। तो ये नई चेंजेस हैं जो हम चाह रहे हैं कि रेगुलेशन को कम करें। रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है हमारे तमाम मामला। किसी ने बिजनेस शुरू करना हो या कि कोई यहाँ बिजनेस कर रहा है तो उसको रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हम करते हैं। हालांकि दूसरे मुल्कों में कम है। मिस्टर स्कॉट कनाडा के एक्सपर्ट है, हम उन्हें उनके थ्रू भी, उनके मशवरे से काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलें, ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब और शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब मुख्तलिफ जो हुकूमत के फ़ैसले हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन अब जो अपोजिशन अलाइंस हो या पार्लियामेंट में मौजूद जो अपोजिशन जमातें हैं, उनकी हिकमत अमली में एक तज़ाद अगर हम कहें वो तो सामने आ रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि कल मुलाकातों का दिन है, उस हवाले से अब कल क्या पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।